Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकमल मिश्रा महिंद्रा के चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएससी का स्पीड टेस्ट नंबर 46B जो है डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे। 46B में जो क्वेश्चन जीएस के थे उनकी संख्या 26 से लेकर 50 थी। तो आइए हम देखेंगे 26 से लेकर 50 तक के कौन कौन से क्वेश्चन आपके इस पेपर में, ऑफलाइन पेपर में दिए गए हैं। तो मित्रों, आज उन सारे क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस हमको मिलेंगे। तो हम देखेंगे 26 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, 27 में कौन से क्वेश्चन हैं, फिर आगे कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई हैं। आइए देखिए पहला क्वेश्चन। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो इस समय प्रेजेंट हुआ है, जो आ रहा है, क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ शुगर बाउल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत का चीनी का कटोरा, मतलब भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है, ये किस राज्य को संज्ञा दी जाती है? आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं मित्रों। बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है। अच्छा, अब देखिए बिहार और मध्य प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ तो स्वाभाविक है कि ये चीजें नहीं होती हैं। भाई यहाँ गन्ने का उत्पादन उतना नहीं है जितना कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में है। तो बिहार नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है। अब मामला जो फंसा वो दो राज्यों को लेकर फंसा, माने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को लेकर। तो आइए हम देखें क्या इसका करेक्ट आंसर है। इसका फिलहाल जो करेक्ट आंसर है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की भूमि में चीनी का उत्पादन जो है, मतलब चीनी मिलें यहाँ ज्यादा है, गन्ने का उत्पादन यहाँ ज्यादा है कंपेयर देन महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों वो क्या है? उत्तर प्रदेश। आइए एक बार हम कुछ कटोरों को बताते हैं, जैसे जो कि शब्द कहा जाता है चीनी का कटोरा, अ बाउल ऑफ शुगर। तो समझिए पहले, कभी भी खेती बाड़ी से जुड़े हुए तथ्यों में कहीं अगर कटोरा शब्द लगता है, कटोरा का मतलब है बाउल, तो कटोरे शब्द से क्या संज्ञा मिलती है या क्या बात हमें पता चलती है कटोरे के कहने से? सबसे पहले कटोरे का क्या मतलब होता है, आइए समझें। देखिए, जब हम ये कह दें कि कम क्षेत्रफल में, कम क्षेत्रफल किसका कम क्षेत्रफल? भूमि का कम क्षेत्रफल। कम क्षेत्रफल मतलब भूमि का क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन हो, अधिक उत्पादन हो, उत्पादन हो तो उस स्थान को कटोरा कहा जाता है। तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? उस स्थान को कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटोरा कहा जाता है। जैसे जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है तो आपके दिमाग में आंसर आएगा, जैसे मैं कहूं गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन, तो गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन है, आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सही उत्तर क्या है? उत्तर प्रदेश। अच्छा, अगर जरा सा प्रश्न बदल दिया जाए, मान लो मित्रों, जरा सा चेंज कर दें हम, अगर मैं कह दूं कि गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन, प्रति हेक्टेयर उत्पादन, हेक्टेयर उत्पादन, अब ये कहाँ होता है? अब भले ऑप्शन में यूपी दिया रहेगा, लेकिन बच्चों अब यूपी नहीं होगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पंजाब हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जब किसी भूमि से जुड़े हुए क्षेत्रफल जिसका क्षेत्र कम हो लेकिन वहां उस वस्तु का उत्पादन ज्यादा है, तो उस वस्तु का वो कटोरा कहा जाता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा गया। जैसे एग्जाम्पल में एक और देखें, हमें पता है कि चावल का कटोरा या धान का कटोरा कहें, चावल कहें या धान का कटोरा, तो चावल का कटोरा या धान का कटोरा अगर कहें तो आंसर देंगे छत्तीसगढ़ को। किसको आंसर देंगे? छत्तीसगढ़ को। लेकिन अगर कह दें कि भैया सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ है, मान लो ऐसा आ जाए कि सर्वाधिक कहाँ चावल का उत्पादन होगा, तो सर्वाधिक चावल का उत्पादन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल में। कहाँ मिलेगा वो पश्चिम बंगाल में मिलेगा। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल जो है क्या हो जाएगा? वो करेक्ट आंसर है। तो कहने का मतलब भाव जो है यही है, जिसमें कटोरे की चीजों को अंकित किया गया है। मुझे उम्मीद है मित्रों आपको यहाँ तक की बातें स्पष्टता क्लियर होंगी, यहाँ तक की बातें आप सभी को समझ में आ रही। तो क्या करेक्ट उत्तर हमारा है? उत्तर है हमारा सी,
तो मित्रों अब आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन, अब आपके सामने हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। मतलब क्या है भैया, ऐसा कौन सा निम्नलिखित में से ये क्षेत्र है जहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट, मतलब वह कौन सा क्षेत्र है जहां मैंग्रोव वन, एवरग्रीन माने सदाबहार वन और वनों का संयोजन डेसिडुअस संयोजन वाला क्षेत्र है। तो इनमें से वह कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे हर तरह के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन में दिया है नॉर्थ कोस्ट, आओ देख लो भैया। अगर हम बात करते हैं अपने भारत की, एक बार अगर मैं बात करता हूं भारत के क्षेत्र की, तो कहां पर है ये व्यवस्था, आइए देखें। जैसे अगर हम बात करते हैं भारत की, ऐसे ये भारत का रीजन ऐसे है, मान लो बच्चों, इस तरह से भारत का परिक्षेत्र है ऐसे करके। ये आपको दिख रहा है नॉर्थ का हिस्सा, ये दिख रहा है साउथ का हिस्सा, ये दिख रहा है ईस्ट का हिस्सा और ये दिख रहा है वेस्ट का हिस्सा, इस तरह से आपको दिख रहा है। अब भैया क्या क्या बात की गई है, उत्तरी कोस्ट, नॉर्थ कोस्ट, तो नॉर्थ वाला तो यही हिस्सा है, तो ये नॉर्थ के कोस्टल एरिया या तटवर्ती क्षेत्र में, यहाँ नॉर्थ में तो ये है नहीं, कंफर्म है। आंध्र प्रदेश, भाई आंध्र प्रदेश की बाउंड्री को अगर बात कर ले हम, एपी बाउंड्री मान लो यहाँ, तो यहाँ की बाउंड्री में भी ये टच नहीं कर रहा, ये तो मान लो ओआर हो गया, ये नीचे हो गया, आंध्र प्रदेश ये टच नहीं कर रहा। सदर्न सौराष्ट्र, दक्षिणी, अच्छा या दक्षिण सौराष्ट्र, ये वाला जो गुजरात वाला रीजन है, यहाँ भी नहीं है। तो अंडमान निकोबार अगर हम कहें, अंडमान निकोबार ये निचला हिस्सा है जो वो 6 डिग्री 4 मिनट से है, जबकि भारत का यहाँ हिस्सा 8 डिग्री 4 मिनट पे होता है। तो ये अंडमान निकोबार का जो हिस्सा है मित्रों, यही वाला उत्तर इसका सही होना चाहिए और है मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और वनों का जो संयोजन है वो कहाँ मिलता है हमको, डी में मिलता है। तो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आपके सामने जो आंसर दिख रहा है वो डी वाला ही क्या है, सही है, माने अंडमान निकोबार ही के सही है। आप देखिए क्या उत्तर आपको दिख रहा है मित्रों, डी वाला। तो डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में आ रहा, सेशन बहुत ही रोचक लग रहा है, आप सभी को अच्छे से क्लियर है, चीजें आप देख पा रहे हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। H1N1 वायरस विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। H1N1 वायरस जो है निम्नलिखित में से किस बीमारी के संदर्भ में है। भैया ऐसी कौन सी बीमारी है जहां H1N1 वायरस लगता है, एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स, HIV, भाई HIV वाले वायरस से एड्स होता है, बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू की कई बार अभी बात हुई थी। बर्ड फ्लू ऐसा है कि भाई जिसमें आप लोग क्या करते थे कि जो लोग नॉनवेज खाते थे, चिकन और मटन, स्पेशली चिकन में ही इनसे अवशेष मिलते थे। डेंगू है जिसमें बॉडी की प्लेटलेट कम हो जाती है, और ये कह दें मॉस्किटो से है। फिर अगला हिस्सा है स्वाइन फ्लू। तो H1N1 किससे जुड़ा है, स्वाइन फ्लू से जुड़ा है बेटा। ये क्या है, ये एक प्रकार का ये स्वाइन फ्लू नाम का वायरस है जिससे एक बुखार होता है इंसान को, H1N1। ये किससे जुड़ा हुआ हिस्सा है, स्वाइन फ्लू से जुड़ा हुआ हिस्सा है बेटा ये, ठीक है, स्वाइन फ्लू से जुड़ा हुआ हिस्सा है ये, जिससे ये होता है इंसान को स्वाइन फ्लू। क्या है ये, स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू से ऐसा ये होता है, ये आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए हैं इसका क्या है, स्वाइन फ्लू है ये, ठीक है। उम्मीद है मित्रों यहाँ तक की बातें आप सभी को समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, Which one of the following book of ancient India has a love story of a son of a founder of the Sunga dynasty? प्राचीन भारत में निम्नलिखित पुस्तकों में किस पुस्तक में शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी का वर्णन है। देखो भैया, किस शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी हो और कालिदास का नाम ना आए, ये संभव नहीं है बच्चा। तो आइए इसको एक बार हम लोग देखें, कालिदास का क्या वर्णन मिलता है।
देखिए अगर मैं इसमें कहूँ, आपने एक टर्म यहाँ पे देखा है, लिखा है मालविघ्न अग्निमित्रम, तो मालविकी अग्निमित्रम, यही जो इसका सही उत्तर है अगर शॉर्ट में कहूँ। लेकिन इसकी डिटेल आइए समझते हैं। डिटेल बेटा क्या है, डिटेल ये है, अगर हम बात करते हैं कालिदास जी की, कालिदास, अब कालिदास जो थे वो राजा विक्रमादित्य, गुप्त वंश के राजा थे, चंद्रगुप्त सेकंड, उन्हीं का नाम था विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य, जिनका समय काल था 380 से लेके 412 ईस्वी। इनके नवरत्नों में और इनके राज दरबारी में राज, ये कहते हैं एक राज कवि की पदवी पर ये आसीन थे, एक राज कवि के पदवी पर ये आसीन थे। कालिदास ही वो व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं बच्चों कालिदास पे, तो कालिदास ने क्या क्या जो है प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं, आइए देखें। कभी आपने सुना हो अभिज्ञान शाकुंतलम, ये, इसके बाद में ऋतु संहारम, ये, इसके बाद में मेघदूतम, ये, इसके बाद में कुमार संभवम, ये, इसके बाद में यज्ञवल्य मित्रम, तो यही लिखा है यज्ञवल्य, पूरा इसका नाम है मालविघ्न मित्रम। क्या नाम है पूरा ये? अब पूरा नाम के देखें तो पूरा नाम लिखा है मालविघ्न मित्रम, विघ्न मित्रम, ये जो पुस्तक है। अब दरअसल है क्या, मालविकी जो है ये स्त्री थी, और ये जो अग्निमित्र थे, अग्निमित्र, ये शुंग अग्निमित्र, शुंग वंश के संस्थापक की अगर मैं बात करूं, जिनका नाम है पुष्यमित्र शुंग, तो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे अग्निमित्र। अब अग्निमित्र और मालविज्ञ की प्रेम कहानियों का जो वर्णन है, इनकी लव स्टोरी का जो वर्णन है, प्रेम कहानी का वर्णन, वो इसी में है मालविघ्न मित्रम में। और इसको किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। तो उम्मीद है मित्रों आपको कालिदास की सारी रचना भी पता चली, कालिदास की प्रमुख रचना जो है उनके प्रेम कहानी का विषय भी पता चला। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी मेघदूत भी कालिदास का है, रत्नावली हर्षवर्धन के समय का है, स्वप्न वंश वंदनता ये अलग ही पुस्तक है बच्चा, है इससे संबंधित नहीं। तो देखिए क्या आपको सही उत्तर मिल रहा है? बी। मुझे उम्मीद है सेशन आपको बेहतरीन लग रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्लियर है मित्रों। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या कहता है, द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द, भाई राज्य के मुख्य सचिव को कौन अपॉइंट करता है? अब आओ देखो भैया कौन अपॉइंट करेगा। पहली बात तो जब भी हम राज्य की बात करें तो राज्य में सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल किसको नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री अपने मंत्री परिषदों के साथ में होता है, मुख्यमंत्री अपने मंत्री परिषद या मंडलों के साथ में है। मुख्यमंत्री की जो जिम्मेदारी है वो किसके प्रति है? विधान मंडल के प्रति है। विधान मंडल में दो सदन, विधानसभा विधान परिषद। विधान मंडल में दो सदन, क्या क्या? विधानसभा और विधान परिषद। क्या है? विधान परिषद। अब भाई कंफर्म है कि हर एक राज्य में एक विधान मंडल है, हर एक राज्य में क्या है? एक विधान मंडल है, राज्य में है विधान मंडल। तो अब राज्य के कार्यभार की जिम्मेदारी किसके हाथ चली गई? मुख्यमंत्री के हाथ चली गई। तो अब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है राज्य के मुख्य, राज्य में जो मुख्य सचिव होगा उसको क्या करना है?
नियुक्त करना है, तो राज्य के मुख्य सचिव को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास जाता है? मुख्यमंत्री के पास जाता है। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर क्या सही होना चाहिए? मुख्यमंत्री सही होना चाहिए, माने बी वाला। तो जो भी बच्चे बी के साथ में जा रहे हैं उन सबका सही है, जो इधर उधर घुमाए फिराए आंसर दिए भैया वो गलत है साफ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मुख्यमंत्री, माने बी। अब आप सब मुझे बताइए, इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी, इतनी बातें आप सबको स्पष्टता क्लियर लग रही होंगी। मुझे उम्मीद है मेरे मित्रों को यहाँ तक की बातें अच्छे से समझ में आई हैं। आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रश्न कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्रा। भैया ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, दिहांग है, मेकांग है, कामेंग है, लोहित है, नन ऑफ ऑल ऑफ अबव है। तो भैया सभी है, सभी है ब्रह्मपुत्र की सहायक। आओ एक बार इसको समझ ले। देखो भाई, जैसे ये है भारत देश, ऐसे ऐसे भारत है, आप दिख रहा है आपको। अब मान लो कि ये वाला है जो रीजन है, यहाँ पे है तिब्बत, ये क्या है, यहाँ पे है तिब्बत। अब तिब्बत में ही एक पहाड़ी है जिसका नाम है चेमयोंगदुंग, चेमयोंगदुंग। अब चेमयोंगदुंग से एक नदी निकलती है जो तिब्बत में बहती है, फिर चीन में बहती है, फिर भारत में आती है। तो जब तक भैया ये तिब्बत में बहती है नदी, तिब्बत में, तो तिब्बत में इस नदी का नाम हो जाता है सांगपो, सांगपो। जैसे ही ये नदी चाइना में जाती है, चीन में, चीन में इस नदी का नाम हो जाता है यारलांग जैम्बो, यारलांग जैम्बो, ये नाम। अब जब फिर मैं कहूं कि भैया अगर ये नदी भारत में आ गई ऐसे करके, अब जब ये नदी भारत में आती है तो भारत में इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। वैसे अपवाद के विषय में भी कभी कभी जुड़ती है। और बांग्लादेश में, जब आप इंडिया में, ये है, ये इंडिया में नाम। अब जब आप गए या हम गए बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इस नदी का नाम हो जाता है जमुना। क्या नाम हो जाता है? जमुना। अब भैया एक और बात समझो, अगर हम कहें, जैसे क्या कहें आपसे, यहाँ उत्तराखंड का रीजन आपको दिखता है, तो यहाँ से आती है हमारी गंगा, गंगा की एक धारा पश्चिम बंगाल, एक धारा यहाँ जाती है, ऐसे करके ऐसे ही, और यहीं पे ये जाके आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अब एक बात समझे, चूंकि हम सहायक बात कर रहे थे, तो अब सहायक हम कहें तो ब्रह्मपुत्र की अब जो सहायक नदियां हैं वो यहीं से, यहाँ से एक नदी, फिर ये दो नदी, फिर यहाँ से एक दो तीन नदी, ऐसे करके नदियां जो हैं इसकी सहायक बनती हैं। तो जो सहायक हैं वो क्या क्या नदियां हैं, मतलब जो इनकी ट्रिब्यूटरी हैं, वो कौन कौन सी नदियां हैं जो इनकी ट्रिब्यूटरी हैं। तो अगर हम ट्रिब्यूटरी की बात करें, तो जिसमें हमें दिहांग, लोहित, ठीक है, कमेंग, तीस्ता, मानस, नमेरी, ये इत्यादि नदियां जो हैं इनकी क्या है? ट्रिब्यूटरी हैं। और अब हम ये समझें, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी जो लंबाई है, ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो 2990 किलोमीटर है, लेकिन भारत में लंबाई सिर्फ 910 किलोमीटर है इंडिया में, और टोटल लंबाई कितनी है? 2990 किलोमीटर है।
तो मुझे उम्मीद है मित्रों आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, आप सभी को अच्छे से ये क्लियर है। क्या सभी को इतनी बातें क्लियर हैं? आप सभी को उम्मीद है मुझे कि आप सभी को ये बातें क्लियर हैं। ऑल ऑफ दिस द करेक्ट आंसर है, तो ये सही है, उम्मीद है। अब भैया एक अगला क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिट्रेन 2, भारत सरकार द्वारा इंद्रधनुष लॉन्च किया गया, इसका संबंध किससे है, क्यों किससे संबंध बनाता है, पिट्रेन करता है? आइए ऑप्शन में देखें हम। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हैं भैया। इम्यूनाइजेशन ऑफ अ चिल्ड्रन एंड द प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी पावर और जो गर्भवती महिला है उनका ध्यान रखने के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्मार्ट सिटीज अक्रॉस द कंट्री, भारत में विकसित शहरों के विकास के लिए। इंडिया ऑन सर्च ऑफ द अर्थ लाइक प्लैनेट इज अवर स्पेस, भारत की तरह एक अन्य ग्रह की तरह आउटर स्पेस पे रिसर्च करना है। अगला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये। तो मित्रों इंद्रधनुष जो है वो गांव में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई स्कीम है, स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी स्कीम है, और स्वास्थ्य का विषय केवल यही दिख रहा है, बाकी सब ये गलत है भैया। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए वाला ही सही उत्तर है, माने ए, इम्यूनाइजेशन ऑफ अ चिल्ड्रन, छोटे बच्चों की, अगर कहें शिशुओं की, बच्चों की क्या करें, इम्यूनिटी, उनकी प्रतिरक्षा का विषय, ठीक है, उनके अंदर की आत्मशक्ति का विषय, और प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए ये विषय किया गया है, उनके लिए बात की गई है। उम्मीद है समझ में आया होगा आप सभी को। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि हु वॉज द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डेसिफर्ड द एडिक्ट ऑफ एम्परर अशोका, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अशोक, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ा? जॉर्ज बोहर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर या विलियम जोन्स? तो भैया इसका जो करेक्ट आंसर है वो जेम्स प्रिंसेप होगा, बी वाला। आओ सब लोग समझो भैया इसको। देखो भाई, अगर हम बात करते हैं राजा अशोक की, अशोक का समय काल 269 से 232 है। अशोक के कुल 14 शिलालेख थे। कितने शिलालेख थे? 14 शिलालेख थे। इनके शिलालेखों से ही हमें जानकारी मिलती है कि अशोक का जीवन कैसा था, अशोक कहाँ गए, कहाँ क्या किए, अशोक की पत्नी देवी के बारे में, बच्चे महेंद्रगिरी, संघमित्रा के बारे में, दूसरी पत्नी कौरकी के बारे में और उनसे पुत्र तीवर के बारे में जानकारी मिलती है। तमाम चीज़ें हैं। अशोक के कुल 14 शिलालेख हैं। अशोक के जो शिलालेखों की भाषा है, शिलालेखों की जो भाषा है वो क्या है? इनके शिलालेखों की भाषा प्राकृत, यूनानी और अरेमिक है, अरेमाइक है। इन्होंने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया। ये है अशोक के बारे में प्रमुख चीजें, ठीक है। अच्छा भैया एक बात और सब ध्यान से सुनिएगा। 1837 ईस्वी में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप साहब ने ही इनके शिलालेखों की खोज की, भाषा की खोज की। अच्छा, इनके एक सहयोगी भी थे, कभी कभी उन्हीं का नाम पूछ लेते हैं। एक नाम आपने कभी सुना होगा, रॉबिन फिलनथेफर, फिलनथेफर। तो रॉबिन फिलनथेफर साहब भी इसमें सहयोग किए। फिलहाल हमारा आंसर क्या है मित्रों? बी। उम्मीद है आपको पसंद आया, अच्छा लगा होगा, तो बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, निम्नलिखित में कौन खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है? ईरान है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है या कुवैत है? क्या है इसका करेक्ट आंसर? आइए देखें मित्रों, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ईरान है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारा ये भारत है, मान लीजिए भारत का पेनिनसुलर रीजन आपको दिख रहा है इस तरीके से। अब आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये ऐसे,
ये ऐसे। अब ये वाला जो हिस्सा है इसे कहा जाता है अरेबियन सी। अरेबियन सी के इस साइड में जो भी हमारे सारे गल्फ के देश हैं, खाड़ी के देश हैं, जैसे हम कहें सऊदी अरेबिया हो गया, दुबई हो गया, मस्कट हो गया, ठीक है, ये सब जो रीजन है, दोहा है, ये सब रीजन है, अबू धाबी के रीजन हो गया सब, तो ये सभी एक ग्रुप में जुड़े हैं, उन्हें कहा जाता है गल्फ कोऑपरेशन, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अच्छा, और पाकिस्तान के जस्ट ऊपर जाएंगे तो यहाँ ईरान का रीजन पड़ता है। ईरान जो है वो इनका सदस्य नहीं है, ईरान क्या सदस्य नहीं है, लेकिन जैसे सऊदी अरेबिया सदस्य है, ओमान मस्कट राजधानी, कुवैत कुवैत सिटी, ये सब क्या है, ये सब ग्रुप में है, ईरान नहीं है। ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान नहीं है। इराक की राजधानी बगदाद, ठीक है, तो ये नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्या बात है मित्रों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आपको दिख रहा होगा। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरात, यूनाइटेड अरब एमिरात की मुद्रा क्या है? आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, येन, युवान, दिरहम, रुपया। क्या है सही आंसर? है दिरहम। क्या है आंसर इसका सही? इसका आंसर है दिरहम। तो दिरहम जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। आइए देख लें, यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो इसकी, ठीक है, क्या है मुद्रा? इसकी मुद्रा है दिरहम। क्या है? दिरहम है। यूएई, यूएई की मुद्रा क्या हो गई? दिरहम है। मुझे उम्मीद है आपको दिरहम वाली बात सभी को समझ में आई होगी मित्रों। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम विच इज हिज रिसर्च ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन अवॉर्ड द नोबेल प्राइज। माफ करना बेटा, यहाँ पे एक स्पेस होना चाहिए, मैं नहीं लगा पाया, सॉरी। एल्बर्ट आइंस्टीन को अपने किस शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया? भाई आपने सुना एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम, आपको बताना है एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कौन सी खोज की थी, क्या रिसर्च किया था उन्होंने, किस विषय पर रिसर्च किया जिसके लिए उन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, आपको बताना है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मान्य सापेक्षता का सिद्धांत, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अ वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, तरंग के कण के गुणवत्ता का सिद्धांत, ऑल ऑफ अबव। यह सब खोजे थे। क्या खोजे थे मित्रों? कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक का बात आए, सनलाइट वाली बात आए, वेव वाली बात आए, वही लगाना होगा आपको करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी है। आपको याद होगा एल्बर्ट आइंस्टीन में E बराबर mc², जहां C की वैल्यू 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश वाली चाल का विषय का था बिंदु यहाँ पे। तो क्या दिया उन्होंने? लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही उन्होंने बताया है। और ये वाला सिद्धांत जो है उन्होंने दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन। इनका दिमाग रखा गया, बड़ा दिमाग यूज किया था इन्होंने अपना। इनके दिमाग को आज भी म्यूजियम में या संग्रहालय में बहुत ज्यादा सुरक्षित करके रखा गया है मित्रों। उम्मीद है आपको पसंद आया ये, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ प्लास्टिक मनी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आज आप जिसको प्लास्टिक मनी कहते हो, निम्नलिखित में किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? भैया देखो, प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है। गिफ्ट या चेक को, बियरर चेक को, क्रेडिट कार्ड को, या डिमांड ड्राफ्ट को, किसे कहा जाता है प्लास्टिक मनी? गिफ्ट, चेक्स, बियरर चेक, क्रेडिट कार्ड या डिमांड ड्राफ्ट? भैया साफ साफ आंसर समझ में आ रहा सभी को, क्या है? सीसी, क्रेडिट कार्ड। भाई आप एक बार समझिए, सिंपल सी बात है, जब आपको कोई कार्ड के रूप में कोई वस्तु दिख रही है, कार्ड, और आपका ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए, मान लो ट्रांजैक्शन आपको कंप्लीट हो जाए आपका, ठीक है,
जैसे आपने कोई वस्तु, एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, और इन्होंने आपस में किसी वस्तु का क्या किया, लेन देन भी कर लिया। और किस पे कर लिया, किसी कार्ड सिस्टम से, चाहे वो सीसी हो चाहे वो डीसी हो, माने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई भी कार्ड हो। तो इन कार्ड को हम क्या कहते हैं, इन कार्ड को हम कहते हैं प्लास्टिक मनी। ये एक मनी का ही रूप है, लेकिन क्या है, प्लास्टिक मनी। जैसे इस समय तो और भी मार्केट आगे बढ़ चुका है, जैसे क्रिप्टो करेंसी का भी टाइम आया है, बिटकॉइंस का भी समय आया है। ठीक है, तो ये क्या था आंसर, सीसी माने क्रेडिट कार्ड। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही सिंपल सा पर क्वेश्चन है। गोल्ड इज मेनली रिलेटेड टू, सोना मुख्यतः संबंधित है, सोना भैया किससे संबंधित है, इंटरनेशनल मार्केट से, नेशनल मार्केट से, रीजनल मार्केट से, लोकल मार्केट से। सोना एक ऐसी वस्तु है, आपने टीवी में, मूवीज में देखा होगा, इंटरनेशनल गोल्ड की स्मगलिंग हो रही है ऐसे करके। तो सिंपल है भाई, नाम से जान रहे हैं, सोना क्या है, इंटरनेशनल वस्तु है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट की वैल्यू है। किसका है सोना, सोना गोल्ड। एटॉमिक अगर कहें तो इसका प्रतीक AU होता है, एटॉमिक नंबर 79 होता है केमिस्ट्री में। तो इंटरनेशनल मार्केट का हिस्सा है, क्या है बेटा, सोना। इससे मूल्य तो कोई धातु ही नहीं होती, 100 सुनार की एक लोहार की, आप सुने होंगे। सोने की शुद्धता के लिए कैरेटोलॉजी होता है बेटा, क्या होता है, कैरेटोलॉजी। ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड शुद्ध सोना माना जाता है, जिसमें हॉलमार्क का BIS स्टैंडर्ड मार्क बना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज्ड किया गया हो, भारत सरकार से। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा है आप सभी को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हु हैज अपॉइंटेड द मेंबर ऑफ अ बैंकिंग ओम्बुड्समैन, बैंकिंग लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति किसने की है, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एग्जिम बैंक। भाई बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति के सदस्यों की नियुक्ति किसने की है, बैंकिंग लोकपाल के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये भी विषय है, लगभग 20 के आसपास है बैंकिंग लोकपाल। तो ये जो है कौन नियुक्त करता है, ये नियुक्त करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो RBI के द्वारा बैंकिंग लोकपाल को नियुक्त किया है। आप एक ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए ये RBI है, RBI के अंदर जो है हमारे सारे नेशनल बैंक, या हम कह सकते हैं हमारे सभी शेड्यूल्ड बैंक काम करते हैं RBI के नीचे, शेड्यूल्ड बैंक काम करते हैं RBI के तले। ठीक है, अब ये हम जनता से, मतलब पॉपुलेशन जो है हमारी, हमारे जो पॉपुलेशन है वो इनके सामने एक कस्टमर के रूप में आते हैं। भाई हम जनता के लोग क्या हैं, वी आर कमिंग इन फॉर्म ऑफ अ कस्टमर, हम कस्टमर के रूप में आते हैं। तो RBI एक नियुक्ति करता है ओम्बुड्समैन की, बैंकिंग लोकपाल की, जो ये काम क्या करता है, ये जनता और इन, मतलब बैंक और जनता के बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन का एक इन्वेस्टिगेशन करता है कि जनता को किसी प्रकार की बैंकों से कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर मान लो आप बैंक गए और कैशियर आपको पेमेंट देने से मना कर रहा है, या फिर आनाकानी कर रहा है, काम के प्रति लापरवाही बरत रहा है, आप लोकपाल को क्या कर सकते हो, शिकायत करा सकते हो, और उस व्यक्ति का या तो ट्रांसफर हो जाएगा, या तो उस व्यक्ति को उस जगह से कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया जा सकता है। गवर्नमेंट जॉब है, जाएगी तो नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए उसके लिए प्रावधान बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, उम्मीद है पसंद आएगा। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है भैया अप्रैल में सब है, देख लो क्या क्या है, 17, 18, 21, 22। क्या है सही आंसर, इसका सही आंसर क्या है, 17 अप्रैल है। आओ कुछ अप्रैल के बारे में आपको बताएं। देखो बच्चा, अगर हम अप्रैल के कुछ डेज आपको बता रहे हैं, अप्रैल के डेज, अप्रैल के दिन जो आपके जीवन में आए बड़े काम के, तो देख लो कौन कौन से दिन हैं जो आपके काम आ सकते हैं, आप उसको जो है अच्छे से याद कर लें। जैसे कभी याद रखें 7 अप्रैल, अब 7 अप्रैल को WHO द्वारा हेल्थ डे मनाया जाता है। क्या मनाते हैं हम लोग, WHO द्वारा हेल्थ डे। ये एक पॉइंट ये है। नंबर 2 पॉइंट क्या है, देखो नंबर 2 पॉइंट क्या होता है, जैसे भैया 17 अप्रैल
17 अप्रैल यही हो गया हीमोफीलिया डे, हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल ये है। जैसे बच्चा एक और देख ले, 18 अप्रैल हेरिटेज डे, हेरिटेज डे इसे कहते हैं विश्व विरासत दिवस। क्या कहते हैं? विश्व विरासत, विश्व विरासत दिवस। फिर देखो बच्चा और आगे, जैसे बात करते हैं 22 अप्रैल, कभी सुने होंगे आप बच्चा पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, पृथ्वी दिवस, तो भैया ये पृथ्वी दिवस हो गया। फिर देखो एक आध दिवस और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मैं कहूँ 24 अप्रैल, 24 अप्रैल है तो 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज डे, पंचायती राज डे ये मनाया जाता है। ठीक है, ऐसे। तो भैया ये जो मैं आपको बताया हूँ मित्रों, ये हमारे वो इम्पोर्टेंट डे हैं जो कभी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। और अप्रैल में यही 2, 4, 6, 10 है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो और भी डे, लेकिन ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। और उम्मीद है आपको पसंद आया है, तो आप इसको देख लें। इसका फिलहाल आंसर क्या था? ए आंसर करेक्ट था मित्रों। ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला देखें। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अ पेंसिल। भैया पेंसिल में क्या इस्तेमाल होता है? ये कह दें वोल्केनो के द्वारा जो रॉक का निर्माण होता है। रॉक 3 टाइप की होती है ना, इग्नियस, मेटामॉर्फ और सेडिमेंट। तो मेटामॉर्फ रॉक से ही मिलता है। तो पेंसिल में क्या होता है बेटा? पेंसिल में होता है ग्रेफाइट। क्या होता है पेंसिल में? ग्रेफाइट होता है। ठीक है, पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला, ग्रेफाइट होता है पेंसिल में। सिलिकॉन, चारकोल, फास्फोरस ये सब नहीं है। कैल्शियम फास्फोरस हड्डियों में होता है। ठीक है बच्चे, तो करेक्ट आंसर क्या था इसका? ग्रेफाइट था। तो ग्रेफाइट जो बच्चे करे हैं बिल्कुल सही है। मोनाजाइट, अब देखिए मोनाजाइट मैंने आप सबको एक बार पढ़ाया भी था, मुझे याद है, ऑफलाइन बैच में पढ़ाया था बच्चों। मोनाजाइट एक अयस्क है। किसका अयस्क है? देखो परमाणु बम बनाने के लिए 2 प्रकार के उत्पाद प्रयोग किए जाते हैं, एक यूरेनियम, एक थोरियम। इनमें यूरेनियम तो इसमें है नहीं, तो है क्या इसमें भैया? थोरियम है, तो थोरियम को लगा देंगे। थोरियम का एक अयस्क क्या है? THRORIUM। थोरियम का अयस्क क्या है? मोनाजाइट। मोनाजाइट क्या है? थोरियम का अयस्क है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। तो मोनोजाइट क्या है? ये थोरियम का अयस्क है बेटा। ठीक है, ये बिल्कुल उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सभी को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड अ इमरजेंसी हार्मोन। देखो भैया, इमरजेंसी हार्मोन्स की अगर हम बात करें, जैसे आप देखते हैं इस तरह से, किडनी वाले हिस्से को आप देखते हैं ना, इस तरह से करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे आपके लगे होते हैं ऐसे, किडनी वाले हिस्से पे ऐसे, यहीं पर पाए जाते हैं हमारे एड्रेनलिन। क्या होते हैं? एड्रेनलिन। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन यहाँ पे विद्यमान है, या हमारे हार्मोन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा एक बात और याद रखेंगे, इन्हें अगर मैं कहूँ तो इन्हें फाइट और फ्लाइट ग्लैंड के हिस्से में भी रखा जाता है। फ्लाइट एंड फाइट माने उड़ो लड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़ो एवं लड़ो। तो फाइट फ्लाइट भी कहते हैं और इमरजेंसी या आपातकालीन भी कहते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? एड्रेनलिन, एड्रेनलिन या एड्रेनलिन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर इसका है? बी।
तो मित्रों बी करेक्ट आंसर है। उम्मीद है पसंद आया है आपको। अगला देखें, हु इज द करेंटली द रिचेस्ट मैन ऑफ द इंडिया अगस्त 2023? अगस्त 2023 के अनुसार सबसे रिचेस्ट आदमी कौन है? भैया अंबानी है, इनके अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी अगस्त 2023 के अनुसार सबसे धनी आदमी है। अगला क्वेश्चन, हु हैज द अपॉइंटेड अ न्यू स्पेशल एजेंट ऑफ अ चार्ज असॉल्ट लेक सिटी फील्ड द ऑफिस बाय FBI डायरेक्टर क्रिस्टोफर वेरी? FBI के निदेशक क्रिस्टोफर रे के अनुसार सॉल्ट लेक सिटी फील्ड कार्यालय के प्रभारी नए विशेष एजेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्रिस्टोफर वेरी, सोहानी सिन्हा, सुहानी सिन्हा, सुमित अरोरा, चार्ल्स जोसेफ बेनपाटे। तो करेक्ट आंसर क्या है? सोहानी सिन्हा करेक्ट आंसर है। बी इज अ करेक्ट आंसर। मित्रों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द केरला शुभ यात्रा स्कीम? शुभ यात्रा स्कीम केरला की क्या प्रमुख विशेषता है? पॉजिटिव माइग्रेशन फेलिसिटेशन, बूस्टिंग टूरिज्म, फाइनेंस असिस्टेंस ऑफ रिटर्न एमिग्रेंट्स, एजुकेशन सपोर्ट। क्या करेक्ट है? करेक्ट आंसर है पॉजिटिव माइग्रेशन फेलिसिटेशन प्रोग्राम। ठीक है, सो फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। आई होप यू विल गॉट इट वेरी इजीली। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the second fastest player of a score 10,000 run is one day international ODI of the after the विराट कोहली? विराट कोहली के बाद एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वनडे में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? ये ऑप्शन इज सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, कुमार संगाकारा एंड AB de Villiers। तो करेक्ट आंसर क्या है? रोहित। यस, रोहित शर्मा। थोड़ा सा दुख की बात यह है कि हम लोग इस बार वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं, मेहनत बहुत अच्छा किया टीम ने। तो सही आंसर क्या था? विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा है जिन्होंने वनडे में 10,000 रन जो है क्या किए? पूरे किए मित्रों। तो सही आंसर क्या था इसका? बी वाला करेक्ट आंसर है। लास्ट में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये हमारा थर्ड लास्ट है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द PM विश्वकर्मा स्कीम? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो 17 सितंबर को लॉन्च की गई थी बच्चों, क्या इसका प्रमुख उद्देश्य था? प्रोवाइडिंग अ फ्री हेल्थ केयर फॉर द ट्रेडिशनल आर्टिसियंस, एक फ्री हेल्थ की एक व्यवस्था की गई थी। ऑफरिंग द कोलैटरल फ्री लोन फॉर द स्किल ट्रेनिंग। यस, बिल्कुल करेक्ट है। इस कोलैटरल फ्री लोन स्किल ट्रेनिंग के लिए दी गई थी। भाई ये दो पक्षीय मुफ्त जो है लोन दिया गया था ताकि कुशल के साथ कौशल का विकास हो पाए, उस पर आगे बढ़ने की बात कही गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला करेक्ट है। ए और सी और डी नहीं है। कौशल कैसे भाई? हम कुशल और सक्षम बनाएं। क्या करें? कुशल और सक्षम, सक्षम बनने की बात कही गई। बनने के लिए ऋण व्यवस्था का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? ऋण व्यवस्था का प्रावधान किया गया। तो इसका जो सही आंसर था वो क्या था? बी वाला करेक्ट है मित्रों। बी वाला जो है वो क्या है? सही है। उम्मीद है बी आपको समझ में आया है। अगला क्वेश्चन क्या? देखिए बी करेक्ट आंसर था मित्रों। बी क्या था? बिल्कुल सही आंसर था, बिल्कुल सटीक आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? आफ्टर द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज शिफ्ट टू बी द न्यू बिल्डिंग बाय द नेम ऑफ द विल बी द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस बी नोन एज। संसद के कार्यवाही में नए भवन को स्थानांतरित होने के बाद पुराने संसद भवन को किस नाम से जाना जाता है? भाई देखो, पुराना संसद भवन ऐसे गोलाकृति की आकृति का बना हुआ था, आप लोगों ने देखा था, ऐसे करके आकृति का बना हुआ था। नया संसद भवन कुछ इस तरह की आकृति का भैया बना हुआ है, ऐसे, है ना। ये तो पुराने भवन की अगर हम बात करें तो पुराने भवन को कॉन्स्टिट्यूशन हाउस जैसी संज्ञा दी गई थी। क्या कहा गया था? कॉन्स्टिट्यूशन हाउस, माने संवैधानिक गृह कहा गया उसको। तो क्या आंसर हो जाएगा सही? ए, संवैधानिक गृह। और अब तो नए संसद के प्रति कार्यवाही भी लोगों ने प्रारंभ की। उम्मीद है आपको समझ में आया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। मित्रों उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट रेजिंग द ग्रेच्युटी ऑफ लिमिट LIC एजेंट्स? LIC एजेंट के लिए ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने का उद्देश्य है। ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है टू रिड्यूस एजेंट कमीशन, एजेंट के कमीशन को घटा देंगे।
इंकरेज द मोर एजेंट फॉर ज्वाइंट LIC, और एजेंटों को जोड़ा जाएगा जो LIC जीवन के साथ जीवन के बाद के प्रति भी वफादार हों और लोगों को जोड़ सकें, LIC का लाभ दे सकें। अगला है टू प्रोवाइड द चार्ज फाइनेंशियल कॉजन फॉर द एजेंट्स, कुछ अन्य जो है वित्तीय लाभ दिए जाएंगे एजेंट को या अभिकर्ताओं को। टू डिक्रीज ऑफ इंश्योरेंस कवरेज, इंश्योरेंस के कवरेज को जो है घटाया जाएगा। क्या इसका करेक्ट आंसर है मित्रों? इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? करेक्ट है टू प्रोवाइड द लार्ज फाइनेंशियल क्यूजन्स फॉर द एजेंट, एजेंट के लिए और सुविधाएं दी जाएंगी, एजेंट को और ज्यादा लाभ दिए जाएंगे कि अगर उनके साथ किसी प्रकार की मिसहैपनिंग होती है तो जो LIC है अपने एजेंट के प्रति वफादार होते हुए उनकी सुविधाओं में क्या करेगा? बढ़ोतरी करने का काम करेगा, उनकी सुविधाओं को और बढ़ाने का काम करेगा। तो ये है। अगर मैं बात करूं LIC की मित्रों, सिंपल बात, तो LIC को जो है 1 सितंबर सन 1956 से प्रारंभ किया गया था। LIC की टैग लाइन है जीवन के साथ जीवन के बाद। LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कार्य करने वाले सरकारी मुलाजिम सरकारी तंत्रों में के समतुल्य माने जाते हैं। तो मित्रों उम्मीद है कि आज का सेशन जो है आप सभी को पसंद आया होगा, आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा और लगभग मैंने सभी प्रश्नों के एक सटीक उत्तर दिए, जो ऑप्शन अन्य थे उनको बताने का मैंने प्रयास किया। तो आज का सेशन मैं इसी के साथ में अलविदा करता हूं कि फिर मैं आपको मिलूंगा SSC के न्यू सेशन में जिसमें हमारा पार्ट होगा 47B। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.